ये 40 मिनट पहले ये वाले कर लेते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। पहला टॉपिक है फर्स्ट आर एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 13। इसका फर्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट ही है ना। हमने फर्स्ट टॉपिक क्या लिखा था? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट, ध्यान बेटा बोर्ड की तरफ। इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज अ सराउंडिंग ऑफ लिविंग एंड लिविंग पीपल, है ना। जहां से हमारा कहने का मतलब उन्होंने क्या डेफिनेशन में क्या लिखा था? जहां से हमारा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन, क्या लिखा है आगे? कंडीशन इफेक्टिंग द, क्या लिखा है आगे? रिस्पॉन्स टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा देखो, जनरल वे में मैं आपको बताऊं तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन ये है कि हमारा सराउंडिंग जहां से हमारी बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेसेस का आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट मतलब हमारा सराउंडिंग जिनके साथ हमारा बायोलॉजिकल या फिजिकल एक्सचेंज होता है ना। तो उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट के बाद हमने अगला टॉपिक लिखा था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये एनसीईआरटी का ना पहला क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, डिग्रेडेबल। तो इसमें एनसीईआरटी का फर्स्ट, आपको बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल तो पता ही है ना। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिन्हें डिकम्पोजर्स मिट्टी में मिला देते हैं, है ना। कोई डेड पार्ट या लिविंग पार्ट का कोई रेजिड्यू गिर जाता है तो उसको डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया वगैरह तोड़ तोड़ के उसे मिट्टी में मिला देते, जो डिकम्पोज हो गए, है ना, वो बायोडिग्रेडेबल है। और जो डिकम्पोज नहीं हो पाए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उन्हें बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ तोड़ नहीं पाते, उन्हें आगे डिकम्पोजर्स उनको ब्रेक नहीं कर पाते, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल आपको पता है, ये सब बचपन से आपने पढ़ा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल भी पता है। तो बायोडिग्रेडेबल में आपके सारे के सारे जो ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक में मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के फूड प्रोडक्ट्स, वेस्ट, रेजिड्यू जो भी होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन के सिंपलर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, जो प्लांट के पत्ती गिर गई है ना, या एनिमल का वेस्ट, प्लांट का एक्सक्रीट, फ्रूट, ये सारी वुड, ये सब आपका बायोडिग्रेडेबल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल, है ना, जो दोबारा से मिट्टी में कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है तो बैक्टीरिया उसे तोड़ नहीं पाता, उसे फर्दर उसे वापस मिट्टी में नहीं मिला पाता, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स दैट वी फेस ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, ध्यान इधर, ये हमारे यहाँ का दोस्ती है ये, सुनो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट। वैसे तो इसके ज्यादातर हमने पढ़ा कि बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो तो अच्छा होता है एनवायरनमेंट के लिए। इसका पहले प्लस पॉइंट बताओ बायोडिग्रेडेबल का। बायोडिग्रेडेबल का प्लस पॉइंट, ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है ना। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है और आपके जो आने वाली जो फूड चेन है उसमें भी ये हेल्प करता है। अच्छा, और इसका हार्मफुल इफेक्ट, बायोडिग्रेडेबल का हार्मफुल इफेक्ट आपको लिखवाए थे दो। पहला हार्मफुल, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पहला हार्मफुल इफेक्ट था बेटा कि अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे आपने कोई भी, जैसे केले का छिलका, सब्जियों के चीजें बाहर फेंक दी, थोड़े दिन तक ऐसे पड़े रहे, सड़ गए वो, उसमें मक्खियां मक्खियां होंगी, है ना, वो मक्खियां आएंगी, फिर वो इधर उधर आपके एनवायरनमेंट में अलग अलग जैसे मच्छर होंगे, तो है ना, वो आगे बीमारियां फैलाएंगे। तो बायोडिग्रेड देखो, वही देखो, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या करते हैं? वो आपके इन्वायरमेंट के लिए अगर ज्यादा दिन तक ऐसे ऐसे खुले में छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे डिजीजेस वो कॉज कर सकते हैं, है ना। मक्खियां मच्छर पैदा होंगे, वो आगे उनको नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा, उससे स्मेल आएंगी, तो एयर पोल्यूशन हो सकता है। एयर पोल्यूशन शॉर्ट टाइम के लिए, और ज्यादा दिन तक ऐसे पड़ा रहेगा तो वो सॉइल पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है शॉर्ट टाइम के लिए। बाद में धीरे धीरे डिकम्पोज तो हो ही जाएगा, खैर वो ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बेसिकली यही मेन हार्मफुल इफेक्ट है कि वो ज्यादा दिन तक पड़ेंगे तो आपके
मॉस्किटोज, फ्लाइज और ये सब जर्म्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, इससे आपकी अलग अलग बीमारी जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, ये सब भी इनसे हो जाता है। टाइफॉइड, कॉलरा भी अगर ये पानी में इनडायरेक्टली मिल जाए तो वो पानी से जर्म्स के थ्रू आपको ये कॉलरा, टाइफाइड वगैरह जो पेट की बीमारियां होती हैं, बुखार वगैरह भी हो जाता है, तो ये सब हो जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं इसकी, तो प्लास्टिक वगैरह ऐसे पड़ी रहती है, वो डिकम्पोज तो होंगी नहीं। सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है प्लास्टिक का अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता नहीं है, इतनी सारी प्लास्टिक है, वो बारिश का पानी नीचे ही नहीं जा पाता है ना, तो ग्राउंड लेवल पानी का बढ़ता ही नहीं है। दूसरा, ये बहते बहते जब सी में चले गए, समंदर में चले गए, तो एक्वाटिक जो मछलियां वगैरह हैं उनके लिए दिक्कत है। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, वो पानी में रहते हैं, उन्हें जू प्लैंक्टन कहते हैं। और जो आपके ये जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें जू प्लैंक्टन कहते हैं, और जो पानी में रहते हैं उन्हें फाइटो प्लैंक्टन कहते हैं। पानी में प्लांट्स जो रहते हैं उन्हें फाइटो प्लैंक्टन कहते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं, और ये प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं। तो ये उनके लिए भी हार्मफुल है कि भाई प्लास्टिक वगैरह गई तो उनकी लाइफ के लिए खतरा है। दूसरा, एक तो आपको पता है ग्राउंड वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर लेवल वही रहेगा। और तीसरा, इससे भाई सॉइल पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, ये जगह जगह जहाँ जाएंगी नदियों में वगैरह में, इन सब में पोल्यूशन कॉज करेंगे। तो ये तीन तो इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे आपने लिखा था, नेक्स्ट टॉपिक आपने क्या लिखा था? नेक्स्ट आपने लिखा था इकोसिस्टम। अगला टॉपिक आपने, ये नोट्स ग्रुप पे मिल जाएंगे आपको, एक बच्चा पीडीएफ बना के डाल देगा, है ना, जिन जो एब्सेंट थे वो देख लेना। इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम आपको पता ही है इकोसिस्टम क्या होता है, कि इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। माने लिविंग और नॉन लिविंग का जो आपस में इंटरेक्शन है, लिविंग और नॉन लिविंग का कॉम्पोजिशन को इकोसिस्टम कहते हैं, और उनके आपस के इंटरेक्शन जो होता है। तो इकोसिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को मैन मेड भी कहते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम, और दूसरा नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का जो कॉम्पोजिशन है, जो मिक्सचर है और उनकी आपस में इंटरेक्शन है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम दो टाइप के, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है भाई मैन मेड, जैसे आपने एक्वेरियम बनाया, एक्वेरियम आपको पता ही है ना, एक्वेरियम में जैसे मछली पालते हैं, तो वो मैन मेड है, आपने बनाया, उसके अंदर आप चीजें डाल रहे हो, उनको खिला रहे हो, उनके लिए अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, है ना, तो ये आर्टिफिशियल है। गार्डन बनाया आपने आपके किनारे, वो भी आर्टिफिशियल है, आप खुद से गार्डन बना रहे हो, उसके अंदर प्लांट्स लगा रहे हो, घास लगा रहे हो, चीजें, तो आप एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वहां पे और भी तितलियां वगैरह आती है ना, तो वो भी उस इन्वायरमेंट से फायदा ले रही है, वो आर्टिफिशियल है। जो आप खेत बनाते हो, खेत पता ही आपको, फील्ड तैयार करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। खेत अलग अलग तरीके के बनाए होते हैं, सब्जियों के खेत, गेहूं के, चावल के, इन सब के, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो आप खुद से तैयार कर रहे हो, जो मैन मेड है। और नेचुरल इकोसिस्टम दूसरा, कि भाई जो नेचर ने खुद ही बनाया, आपका उसमें कोई ऐसा कोई योगदान नहीं है डायरेक्टली। तो जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है वो नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गई, है ना, आपका माउंटेन हो गए, ये सारे के सारे नेचुरल है, अपने आप बने हुए हैं, और ये वहां से लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को फायदा होता है। तो आपका वो नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अगला टॉपिक आपने लिखा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ये सब भी आपने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये बहुत इजी चैप्टर है, 3 के नंबर है इसमें। एक दो क्वेश्चन इनके पेपर में आए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े टेढ़े से। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक माने लिविंग, एबायोटिक माने नॉन लिविंग, है ना। तो लिविंग में क्या क्या आ गए हम लोग, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बायोटिक में आ गए। एबायोटिक में कौन कौन आ गया? लैंड, वाटर, है ना, लैंड, वाटर, एयर, ये सारा आपका, हाँ, वो आपका एबायोटिक है ना। ठीक है, जो नॉन लिविंग में आया वो एबायोटिक कंपोनेंट है। हाँ बेटा, एकदम
कुछ बोल रहे हो? कोई बोल रहा था नहीं कुछ? सर, नहीं नहीं हो गया सर। ठीक है, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग, है ना? अच्छा, उसके बाद फिर आपने लिखा था फूड चेन। नेक्स्ट टॉपिक आपने क्या लिखा था? फूड चेन। फूड चेन के बाद आपने क्या लिखा था? फूड वेब। फूड वेब के बाद आपने क्या लिखा था? है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल के बाद 1% लॉ, 10% लॉ, ये सारी चीजें आपने लिखी थी। फिर आपने क्या लिखा था? बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन के बाद आपने लिखा था ओजोन लेयर। हाँ, वो मैं यहीं लिख दूंगा, आप यहीं से लिख लेना। ठीक है, ठीक है। देखो, फूड चेन, ध्यान बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम इज बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग। फूड चेन, फूड चेन आपको पता है कि जब कि एक सिस्टम है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट होता है खाने के लिए, है ना? तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है, उस स्टेप को हम फूड चेन कहते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास। ग्रास को कौन खाता है? छोटे से शुरू करो। ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं, ग्रास हॉपर जिसे कहते हैं। ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर या इंसेक्ट। इंसेक्ट्स को कौन खाते हैं? इंसेक्ट्स को खाता है बर्ड, खा लिया या फ्रॉग खा लिया। चलो, फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाता है? ईगल। तो ये स्टेप है ना, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, उसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। तो ग्रास को ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक। फ्रॉग खाता है ग्रास को, ग्रास हॉपर को। अच्छा, चलो सुनो ध्यान से बेटा। तो ये सीरीज को हम लोग फूड चेन कहते हैं। फूड वेब क्या होता है और फूड चेन? फूड चेन एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड हो रहा है फूड के लिए, उसे फूड चेन कहते हैं। फूड वेब क्या होता है कि भाई जैसे ग्रास हॉपर को और कोई बड़ा इंसेक्ट खाता होगा, या बड़ा सपोज ग्रास हॉपर को स्नेक खा ले जाता है ना? ठीक है, ऐसे ही फ्रॉग को कोई और भी खाता होगा, ग्रास को कोई दूसरा इंसेक्ट भी खाता होगा। तो कहने का मतलब है इनको और भी लोग भी हैं जो इन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो बहुत सारे फूड चेन के मिक्सचर को फूड वेब कहते हैं, जिसमें जो ये तो एक ही चेन है। अब हो सकता है इन्हीं पे और भी लोग डिपेंडेंट हो, फिर वो किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो फूड वेब इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन जब आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? फूड वेब। वेब माने मिक्सचर, है ना? तो फूड वेब इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन। फिर ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल आपको ड्रॉ करने को आता है बेटे पेपर में। ये ट्रॉपिक लेवल आपको ड्रॉ करना है, एनसीईआरटी में है ये, पेज नंबर 210, बाद में बना लेना, यहीं से बना लेना। सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, है ना? प्रोड्यूसर माने प्लांट्स। सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर। तो सबसे बड़ा लेवल आप इसको बना देना, प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा एनर्जी इसी पे अवेलेबल होती है। उसके बाद मतलब आप इस तरह से बनाना ट्रायंगल जैसा, और फिर से कम करते जाना। सबसे पहले क्या होता है? प्रोड्यूसर, है ना? प्रोड्यूसर हो गए आपके, प्राइमरी में आते हैं। तो उसके बाद यहां से फूड चेन स्टार्ट होता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुए? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं जो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं। प्रोड्यूसर कौन हुए? प्लांट्स। जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हो गए हर्बीवोर्स। अब जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, है ना, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, जैसे ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आया, और जो उसको खाता है, जो उसको खाएगा यानी कि फ्रॉग, वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आया। ये आपका हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर ये आप बना लेना बाद में। और ये टर्शरी कंज्यूमर। सबसे टर्शरी कंज्यूमर के बाद फूड चेन खत्म कर देते हैं वो लोग। कहने का मतलब ये ऐसा खत्म क्यों करते हैं? आगे टर्शरी के बाद आगे क्यों नहीं जाता? अब जरा ध्यान से सुनना। दो लॉ है, उस लॉ पे आपका इसका आंसर है। तो सबसे पहले है प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स।
है ना। फिर जो उनको खाते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी, अच्छा, इस एक स्टेप को, जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर बना, इसको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, फिर ये सेकेंड और ये थर्ड, 3 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। एक लेवल से दूसरे लेवल जाने को, जैसे यहाँ से यहाँ गया तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल। फिर इसी पे बेस्ड है 1% लॉ और 10% लॉ। 1% क्या है, जैसे प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर ने भी तो कहीं से अपना खाना बनाया होगा, प्लांट सनलाइट से खाना बनाते हैं। तो जैसे सनलाइट के पास है 1,00,000 जूल, 1,00,000 जूल हो गई, ये किसके पास है, सनलाइट के पास है। तो सनलाइट से, ये सनलाइट, सनलाइट ने प्लांट के ऊपर 1,00,000 जूल स्ट्राइक कराई, तो प्लांट ने उसका खाली 1% यूटिलाइज कर पाते हैं वो खाना बनाने में। तो 1,00,000 का 1% कितना हुआ, 2 जीरो कम हो जाएंगे, कितने बने, 1,000 जूल। तो प्लांट यानी कि ग्रास है सपोज प्लांट, तो वो 1,000 जूल ही ले पाया सनलाइट से। सनलाइट ने इस पे 1,00,000 जूल दी, उसका वो कितना यूटिलाइज कर पाया, 1,000 जूल। ठीक है। तो सनलाइट से प्लांट को खाली 1% एनर्जी ही मिलती है, उसे 1% लॉ कहते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में 10% मिलती है, उसे 10% लॉ कहते हैं। माने ग्रास से जो ग्रास हॉपर पे जाएगा तब इसका 10%, माने 1 जीरो कम होगा। तो 1000 में से 1 जीरो कम कर दो, कितने बचे, 100 जूल। तो ग्रास हॉपर को कितना मिला, 100 जूल। फिर उसका 1 जीरो और कम कर दो, 10 जूल। उसका एक और कम कर दो। अब स्नेक को खाता है ईगल, स्नेक को कौन खाता है, ईगल। ईगल इसलिए ज्यादा दिन तक नहीं जी पाते, ईगल ज्यादा दिन तक नहीं जी पाते, उसका रीजन ये होता है, 1 जूल में अगर 10% निकालो कितनी आई, 0.1 जूल। इनके पास एक तो एनर्जी बहुत कम पहुंचती है, ईगल जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, समझ रहे हो। तो एक उनके पास देखो एनर्जी कितनी कम आ रही है, कम होती जा रही है ना, जिससे इसलिए बोलते हैं कि भाई टर्शरी से आगे वाले टॉपिक लेवल पे नहीं जा पाता। उसका रीजन क्या है कि एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो जाएगा वो 0.01 जूल मिलेगा उसको, तो वो जी नहीं पाएगा इतनी कम एनर्जी से। तो आगे वाली एनर्जी, आगे वाले टॉपिक लेवल इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें इनके 2 रीजन है। एक तो ये एनर्जी वाला, एक और बता रहा हूं मैं आपको, बायोमैग्निफिकेशन, ये भी एक रीजन है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जब प्लांट्स को हमने खाया, यानी कि मान लो ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, तो अब ध्यान से सुनना, ये थी ये है ग्रास। ग्रास के पास मान लो केमिकल्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स वगैरह भी होते हैं ना नीचे जमीन के अंदर, जमीन में हमारे कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं। तो मान लो इसके पास थी 5 ppm, ppm बेटा यूनिट होती है केमिकल कंसंट्रेशन की, इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। माने हर 1 मिलियन में, हर एक 10 लाख सॉल्वेंट में 5 पार्ट जो है वो हार्मफुल केमिकल के हैं। तो मान लो इसके पास हार्मफुल केमिकल है 5 ppm, जैसे परसेंट लेते हैं, ऐसे ही ppm है, ppm पर 10 लाख होती है, परसेंट पर 100 होती है ना, पर 100, 100 में से जैसे किसी के 5 नंबर आए तो वो वाली बात है। तो इसके 10 लाख में से 5, 10 लाख मान लो पानी के मॉलिक्यूल है, उसमें से 5 मॉलिक्यूल केमिकल के। तो ग्रास के पास कितना हार्मफुल केमिकल है, 5। बायोमैग्निफिकेशन कहता है कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते चले जाओगे, हाँ, जैसे ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, तो ग्रास हॉपर के पास 1 जीरो बढ़ जाएगा, 50 ppm हो जाएगा इनके पास केमिकल कंसंट्रेशन। अगला जो फ्रॉग होगा उस पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, फ्रॉग के पास कितना हो गया, 500 ppm। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका केमिकल तो जाता ही है, प्लस जब ये आगे जाएगा तो उसकी बॉडी का भी केमिकल उसके अंदर तो पहले से ही है, तो उसकी बॉडी का भी हार्मफुल केमिकल प्लस पिछला वाला हार्मफुल केमिकल दोनों ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें उल्टा होता है, जैसे एनर्जी तो 10-10% कम होती जाती थी और केमिकल कंसंट्रेशन 10-10% बढ़ता जाता है। तो यानी फ्रॉग को जो स्नेक खाएगा उसके पास कितना हार्मफुल केमिकल है, 5,000। स्नेक के पास है 5,000 हार्मफुल केमिकल कंसंट्रेशन। अब स्नेक को खाएगा ईगल, ईगल के पास कितना हार्मफुल केमिकल है, 50,000। हार्मफुल केमिकल का मतलब क्या हुआ, उनकी बॉडी में इतना ज्यादा जहर भरा हुआ है, हार्मफुल केमिकल जहर ही हुआ, पॉइजनस थिंग्स। तो देख रहे हो एनर्जी कितनी है इसकी, 0.1, और जहर कितना है, 50,000। तो हर बॉडी का जो, हाँ, जब वो उसको खाएगा
तो पिछला वाला केमिकल तो है ही, प्लस उसकी बॉडी का भी हार्मफुल केमिकल उसके अंदर चला जाएगा। जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में जाते हैं, तो हार्मफुल केमिकल कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता रहता है। तो विद ईच ट्रॉपिक लेवल हार्मफुल केमिकल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। विद ईच ट्रॉपिक लेवल एनर्जी डिक्रीजेस बाई 10%, एनर्जी 10% ट्रांसफर हो रही है, 90% एनर्जी खत्म हो जा रही है, 10% मिल रही है, और हार्मफुल केमिकल कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो जो ग्रास को डायरेक्ट खा रहा है, जो हर्ब्स को डायरेक्ट खा रहा है, यानी हर्बीवोर्स, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं देन कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, इसलिए कहते हैं शाकाहारी बनो। जो शाकाहारी होते हैं जैसे मैं तो जो शाकाहारी हैं उनके पास हार्मफुल केमिकल कम, एनर्जी ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात? हार्मफुल केमिकल कम और एनर्जी ज्यादा। और जो ये कार्निवोर्स हैं और ओमनिवोर्स हैं, इन पे एनर्जी कम और केमिकल ज्यादा, जहर ज्यादा होता है इनके अंदर। समझ रहे हो? तो पॉइजन कहने का मतलब है कि हार्मफुल केमिकल कंसंट्रेशन उनके लिए इस तरह से साइंटिफिकली हर्बीवोर्स होना ज्यादा फायदेमंद है, शाकाहारी बनना। आज से छोड़ देना जो खाते हो। आगे ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, खैर वो तुम्हारी मर्जी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा ध्यान नहीं, एक्चुअली ये होता है। अब ये समझ में आ गया भाई, 3 लॉ समझ में आ गई आपको। 1% लॉ क्या है कि सनलाइट का 1% एनर्जी ही प्लांट यूटिलाइज कर पाता है फोटोसिंथेसिस में। 10% लॉ क्या है कि भैया एक जगह से दूसरी जगह पे फूड चेन में 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि विद ईच ट्रॉपिक लेवल हार्मफुल केमिकल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, कि भैया एनर्जी भी, केमिकल भी बढ़ रहा है, प्लस उनकी बॉडी का भी हार्मफुल केमिकल तुम्हारी दूसरी की बॉडी के अंदर जा रहा है। अब एक इनके में क्वेश्चन आया कि वाई, इनके पेपर, आज पेपर था बच्चों का, इसमें क्वेश्चन आया कि वाई डिकम्पोजर्स, जो बायोडिग्रेडेबल को डिकम्पोज करते थे, वाई दे आर नॉट इन द फूड चेन, डिकम्पोजर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द फूड चेन, वाई? डिकम्पोजर को फूड चेन में क्यों नहीं रखा जाता, ये क्वेश्चन है। सोचो, ऐसे ही गैस मारो, बोलो वाई डिकम्पोजर्स आर नॉट प्लेस्ड इन फूड चेन। जल्दी से, हमारे पास टाइम कम है, ये भी बताना ओजोन लेयर। देखो डिकम्पोजर किसे खाते हैं? जो मर गया है, डेड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड डिकेइंग पार्ट को खाता है उसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। ठीक है जी। और फिर डिकम्पोजर जिसे खाएंगे वहीं पे फूड चेन खत्म हो जाएगी, उनको फर्दर कोई नहीं खा रहा। डिकम्पोजर ही तो मिट्टी में मिला दे रहे हैं। डिकम्पोजर्स को फर्दर वगैरह बर्ड्स वगैरह उठा, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, उनको दिखता नहीं है, वो बर्ड्स वगैरह देख नहीं पाती। तो डिकम्पोजर्स किसे खा रहे हैं? जो प्लांट का वेस्ट है, जो एनिमल का वेस्ट है, या प्लांट की डेड बॉडी है, या एनिमल की डेड बॉडी है ना, मुझे ही खा रहे हैं ना वो लोग। तो डिकम्पोजर्स जहां जिसे भी खाएंगे वहीं पे फूड चेन खत्म हो जाएगी, और वो डेड डिकेइंग पार्ट्स को खाते हैं, जो डेड हो जाता है, तो उसके आगे फूड चेन तो बनेगी नहीं, है ना। तो आप बोलोगे कि अगर मान लो प्लांट को, इनको डिकम्पोजर को रखा जाए, तो वो जिस भी स्टेप में आप रखोगे वहीं पे फूड चेन खत्म हो जाएगी, फर्दर वो ट्रॉपिक लेवल नहीं चलेगा, एक रीजन। दूसरा कि जो पार्ट डेड हो जाएगा, जो वेस्ट होगा, इस फूड चेन में से जो निकल के आता है, बच जाता है, उसे वो लोग खा लेते हैं, तो उसके आगे फूड चेन कंटिन्यू नहीं होती, इसलिए उसे फूड चेन में नहीं रखा जाता। क्योंकि जहां भी वो आ जाएंगे वहीं पे फूड चेन खत्म कर देंगे, है ना। वो डेड का, वो उसको मारने के बाद वहीं पे फूड चेन खत्म हो जाएगी, तो आगे फूड चेन कंटिन्यू नहीं होगी। तो आपने ये रीजन लिखना था, मतलब इनके में आया था वो, हम लिखवा देंगे इसको। ओजोन लेयर अगला टॉपिक। ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, उसे स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर आपने लिखा, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक? 15 किलोमीटर से 12 किलोमीटर से 12 से 50 किलोमीटर तक की रेंज में। 12 किलोमीटर यहाँ से 12 किलोमीटर ऊपर गए, उससे वहां से शुरू होके 50 किलोमीटर तक की रेंज तक डेंस मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन गैस, ये O3, 3 ऑक्सीजन मिलके जो बनता है उसे ओजोन कहते हैं। तो वहां पे बहुत सारे ओजोन गैस के ऐसे अलग ब्लैंकेट टाइप कवर पाया जाता है, जो बहुत सारी ओजोन लेयर की ऐसे डेंस मॉलिक्यूल ओजोन गैसेस हैं, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। सन से 3 रेडिएशन निकलती है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड
और विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल रेड। विजिबल की मदद से हम चीजों को देख पाते हैं, विबग्योर, है ना। इंफ्रारेड की वजह से एटमॉस्फेयर में हीटिंग इफेक्ट कॉज होता है, जो एटमॉस्फेयर गर्म रहता है उसका दो कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर ट्रैप हो जाती है, तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है, किसकी वजह से? इंफ्रारेड की वजह से। तीसरी आई यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो हमारे किसी काम की नहीं होती, वो हमें नुकसान पहुंचाती है। वो बात अलग है, उसको हमने यूटिलाइज कर लिया बहुत सारी जगह, है ना। लेकिन जनरली सीधा अगर यूवी रेज एटमॉस्फेयर में पड़े तो स्किन कैंसर हो जाता है, पैची स्किन हो जाती है। तो जहां पे आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारे फॉरेन के लोगों को स्किन के ऊपर ऐसे पैचेस पैचेस हैं, छोटे छोटे ऐसे पैचेस पड़े हुए हैं, वो स्किन कैंसर के निशान है उनके ऊपर, तो स्किन उनकी खराब हो चुकी है। तो जहां पे ओजोन होल ज्यादा है, जैसे अंटार्कटिका में बड़ा होल पाया गया, तो अंटार्कटिका वाले जो रीजन है वहां पे लोगों को स्किन की बीमारियां ज्यादा है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की डिजीज, मेजर कॉज स्किन कैंसर है ओजोन का। ओजोन में अगर होल हो गया तो उस होल से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चली आई, वरना ये हमारे अल्ट्रावायलेट को फिल्टर कर देता, आने नहीं देता। जो ओजोन गैस है, ये ओजोन लेयर, ये उसको फिल्टर कर देता है, यूवी रेज को आने नहीं देता। जहां पे ओजोन होल है वहीं वहीं पे यूवी रेडिएशन आ जाती है, फिर वो आगे नुकसान पहुंचाती है हमें, वो आगे आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान पहुंचाती है ना। अच्छा, अब ये ओजोन लेयर बनती कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये रिएक्शन आती है, हवा में ऑक्सीजन गैस होती है, उसे यूवी रेज तोड़ देती है, O2 टूटेगा O प्लस O में, इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्टेप 1 है, ध्यान इधर। O2 टूटा O और O में, फिर ये जो O है वो अपने पड़ोस वाली O2 के साथ मिलके O3 बना लेगा। O जो है वो अपने नेबरिंग वाले O2 के साथ मिलके क्या बना लेगा? O3। O3 इज योर ओजोन, ठीक है। ये आपकी ओजोन लेयर इस तरह से बनती है। तो ये फॉर्मेशन आए तो ये लिख देना। दूसरा क्वेश्चन आता है जी, ओजोन में होल कैसे हो जाता है? तो आपने पढ़ा कि भाई व्हाट इज द कॉज ऑफ ओजोन होल? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, जो फ्रिज के अंदर गैस डाली जाती है, एसी के अंदर गैस डाली जाती है, उसके अंदर CFCs होते हैं, क्लोरोकार्बन, ऐसा दिखता है वो कार्बन है, इसमें 2 क्लोरीन होते हैं और 2 फ्लोरीन होते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल। एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन, तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये ओजोन के साथ जाके रिएक्ट कर जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? ओजोन के साथ जाके रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करेगा तो वापस उसे इन दोनों में तोड़ देगा, उल्टा रिएक्शन कर देगा। तो जब ये उसको रिएक्ट कर जाता है तो वहां की लेयर खत्म कर देता है। तो इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई रेफ्रिजरेंट्स में, अच्छा ये डिओड्रेंट्स में भी डाला जाता है, जो सस्ते वाले डिओड्रेंट्स होते हैं उसमें CFC इस्तेमाल करते हैं, तो CFC का बैन हो गया है ऑल ओवर इंडिया, कि CFC को नहीं यूज किया जाए, ताकि ओजोन का होल बच सके, ओजोन में आगे होल ना हो। फिर बाकी की ओजोन वो खुद बना लेगी, नेचुरली वो ब्लैंकेट बन जाएगा। बट आपको क्या रोकना है कि आपने CFC का इस्तेमाल रोकना है। CFC का इस्तेमाल रुक जाएगा तो आगे वो नेचुरली ओजोन धीरे धीरे वो अपनी लेयर क्रिएट कर लेगी खुद ही, बस आगे आपको CFC नहीं भेजना है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बेटा एक टॉपिक और था, मैं लिखवाया नहीं था, मैं समझा देता हूँ आपको। एक होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम 235, ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है, यूरेनियम 235। ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट जिसे कहते हैं, ये यूरेनियम वगैरह पाया जाता है, यूरेनियम से बिजली बनती है, जैसे पानी से बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनती है, पानी से जो बिजली बनती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। कोयले से जो बनती है उसे हम लोग थर्मो पावर प्लांट बोलते हैं। यूरेनियम या रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो बिजली बनती है उसे वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। तो न्यूक्लियर पावर यानी कि यूरेनियम से जब बिजली बनाते हैं, इसमें से निकलती है इसकी राख, जो ये वेस्ट जब ये खत्म हो जाएंगे तो इसमें से राख, तो उसकी राख, इसमें से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, उसका नाम है गामा रेज। गामा रेज इतनी हार्मफुल है कि अगर ऐसे यहाँ पे खुले में छोड़ दो तो आपकी बॉडी के अंदर वो पेनिट्रेट कर जाएगी और आपको वो पैरालाइज भी कर सकती है, अलग अलग जेनेटिक डिफेक्ट्स दे सकती है, और वो डिफेक्ट्स इतने खतरनाक होते हैं कि आने वाली जनरेशंस में भी रहते हैं ओवर द ईयर।
वो जो है न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, वो कर देंगे, तो वो यही खतरनाक है कि उनकी रेस जो रहती है वो इतनी हार्मफुल होती है कि अलग अलग आपको डिजीजेस एक उस जनरेशन को तो देंगी, आने वाली कई जनरेशन में जीन में डिफेक्ट कॉज कर देंगी, तो आने वाली कई जनरेशन उस डिफेक्ट से उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो जब ये जल जाता है तो इसकी जो राख होती है उसको भी खुले में नहीं फेंक सकते, उससे भी बीमारी हो जाएगी। तो इनका डिस्पोजल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये क्या करते हैं, सी बेड्स के अंदर जाके, समुद्र के अंदर खोद के वहां पे ये रेडियो एक्टिव रेस की राख को डिपॉजिट करके आते हैं। वहां के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, प्लांट्स और वो जितनी चीजें होती हैं सब मर जाते हैं। ये इतनी हार्मफुल राख है, राख से। और इन प्लांट जहाँ पे बनता है वहां पे जो साइंटिस्ट काम करते हैं वो पूरा एकदम पैक होके जाते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रोटेक्शन लेयर पहन के जाते हैं। वो हल्का सा भी उनका एक भी पोर्शन स्किन का बाहर दिख जाएगा तो फिर वो उनको, हाँ, वो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। तो कहने का मतलब है कि जो ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनके वेस्ट का डिस्पोजल भी हमें पढ़ना है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा, ये खत्म हो गया चैप्टर। फिर अभी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पॉज कर दे बेटा, ये लिख लो आप जो पेज छोड़ा है।